हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम मेवाराम चौधरी और यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आज प्रोबेबिलिटी का लेक्चर 7, जिसमें बेसिकली हम प्रीवियस ईयर जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है आईआईटी के बेस थ्योरम एंड टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के आधार पर क्वेश्चन थे, उनको डिस्कस करेंगे। अच्छा वीडियो है, इसके अंदर काफ़ी लॉजिकल और अच्छे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं, तो कोशिश करना आप इस लेक्चर को देखें। बट उससे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम का, वो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आइडिया क्लियर किया था, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना ताकि आपको फॉर्मूले के बिना कैलकुलेशन करनी आ जाए। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम अगर आप देखोगे तो फॉर्मूले से बहुत कंफ्यूजन होता है, बट अगर आप बेसिक आइडिया को लेके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो जरूर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपको मैंने पिछले लेक्चर के अंदर होमवर्क में दिया था, उसी से मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो क्वेश्चन ऐसा है, ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम। तो वो 3 बार सच बोलता है जब 4 बार कोई बात कहता है। तो उसने एक कार्ड रैंडमली फ्रॉम वेल सपर्ड 52 प्लेइंग कार्ड से निकाला है और वो बोलता है कि किंग आया है। क्या है? किंग आया है। तो क्या प्रोबेबिलिटी की वो एक्चुअली में किंग है? अब एक्चुअली किंग का मतलब ऐसा हो सकता है कि वो आदमी झूठ बोल रहा हो तो भी किंग कह सकता है और सच बोल के भी किंग कह सकता है। अब किंग आ चुका है ये आपको पता है, तो बता रहे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्चुअली किंग है। एक्चुअल किंग का मतलब एक्चुअल में सच बोल रहा था। ठीक है, तो हमको यहाँ पे पीछे जाने की बात हो रही है। तो बेस थ्योरम है, इतना तो आइडिया लग चुका है। इसके अंदर बेस थ्योरम है, इतना तो आइडिया आपको लगना चाहिए इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के। ठीक है, तो आपको बेस थ्योरम के अंदर की बातें अच्छे से पता लग गई थी कि इसके अंदर पहले 2 इवेंट होते हैं, उनके बिहाफ पे एक अदर इवेंट होता है, फिर हमको उनकी प्रोबेबिलिटी लेके फिर बैक की बात करनी होती है। तो अगर मैं इस बात को कहूँ कि सबसे पहले क्या हुआ होगा, तो सबसे पहले आदमी ने क्या होगा, यहाँ पे जो कार्ड या जो बोल रहा है उसकी बात की जाए तो आदमी ने बोला होगा कि इसके अंदर किंग आया है। तो वो सच भी बोल सकता है या झूठ बोल सकता है, यानी आदमी की पॉसिबिलिटी क्या है। अगर मैं इवेंट की बात करूँ तो हमारे पास में इवन क्या हो सकता है, तो इवन ये होगा कि मैन जो है वो स्पीक ट्रूथ, स्पीक ट्रूथ। ठीक है, और E2 ये मान सकते हैं कि वो मैन है, वो क्या कर रहा है, सच नहीं बोल रहा है, तो वो झूठ बोल रहा है, तो उसको वैसे नॉट ट्रूथ ऐसा मान लेते हैं। अच्छा, इसमें दोनों ही केस में क्या कर रहा है, सच बोल रहा है तो भी एक बात कह रहा है कि किंग आया, और झूठ बोल रहा है तो भी एक बात कह रहा है किंग आया। तो इसमें कॉमन इवेंट क्या है कि वो किंग बोलता है। क्या बोलता है? किंग। ठीक, अब हमसे पूछा क्या जा रहा है बताओ। तो हमसे पूछा जा रहा है बच्चों कि मैन ने व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एक्चुअल किंग। एक्चुअल किंग का मतलब वो ट्रूथ बोले, रिपोर्ट किंग, यानी ट्रूथ बोले और किंग आ जाए। ठीक है, यानी किंग आया है ये हमको पता है और वो सच बोल रहा है, तभी तो एक्चुअल किंग बोलेंगे। एक्चुअल किंग का मतलब क्या हो, सच बोल रहा हो, और किंग उसने पहले रिपोर्ट कर ही दिया है, तो ट्रूथ तो सही बात है, और उसमें हमको क्या गिवन है कि किंग है। अच्छा, इसको अगर मैं प्रॉपरली प्रोबेबिलिटी की थ्योरम से लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, ट्रूथ इंटरसेक्शन किंग, और नीचे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग लिखेंगे। ठीक है, अब देखो, ट्रूथ इंटरसेक्शन किंग का मतलब क्या होगा, वो सच बोले और किंग आ जाए, सच बोले और किंग आ जाए। तो सच बोले और किंग आ जाए, अगर मैं यहाँ पे E1 E2 और ए के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो बच्चों बताओ क्या लिखोगा। तो आप कह रहे किंग आ जाए तो ए इंटरसेक्शन, और सच ही बोले तो ए इंटरसेक्शन E1 होगा। ठीक है, और किंग का मतलब हो जाएगा P ऑफ ए। कितनी बात समझ में आ रही है? अब मैं धीरे धीरे आपको उसे डेफिनेशन पे ले जा रहा हूँ, जैसे डेफिनेशन से आपने इसको आगे लिखा था। अब इसको कैसे लिखोगे, तो ए इंटरसेक्शन E1 का मतलब E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और कंडीशन ए E2। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? मैंने E1 E2 बता दी, यहाँ पे जो बात थी उसको मैथमेटिक लैंग्वेज में लिख के उसको मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हमने कर दिया। ठीक है, अब बताओ इस इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है, E1, यानी आदमी ट्रूथ बोले,
तो इसकी 3/4 है। अगर ट्रूथ नहीं बोलना है यानी फॉल्स बोले या झूठ बोल जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितने 1/4 है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा ये बताओ A/E1 या ए कंडीशन E1 का मीनिंग क्या होगा। आदमी ने बोला है कि किंग आया और वो रियली में सच बोल रहा है और किंग कह रहा है, सच बोल रहा है ये हमको पता है, तो उसमें किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम जानते हैं टोटल 52 कार्ड के अंदर 4 किंग होते हैं और आदमी सच बोल रहे हैं और किंग आ जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होगा 4/52 होगा। ठीक है, और 4/52 को लिखेंगे तो कितना लिख जाएंगे बच्चों 1/30 लिख जाएंगे। अच्छा ए कंडीशन E2 का मतलब क्या होगा, आदमी सच नहीं बोले और फिर भी किंग आ जाए। अब आदमी सच नहीं बोले फिर भी किंग आ रहा है, इसका मतलब क्या, वो झूठ बोल रहा है। भाई सच नहीं बोल रहा है और बोल रहा है किंग आया है तो उसको क्या बोलेंगे, वो झूठ बोल रहा है। और झूठ की बात जब की जाती है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 12/13 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 12/13। इतनी बात समझ में आ गई। अब इवन जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 3/4 है और उसमें किंग की प्रोबेबिलिटी 1/13। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 3/4 और 1/13 प्लस 1/4 इंटू 12/13। ठीक है, ये नीचे वाले नंबर एक्चुअली कैंसिल आउट हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 15। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 आ जाएगा और 1/5 आपको यहाँ पे डी ऑप्शन में दिख रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे जो आप समझाई है वो ये समझाया कि इसके अंदर बेस थ्योरम है, ये आपको सबसे पहले पता चलना चाहिए। फिर बेस थ्योरम के अंदर उस क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट करेंगे ताकि आप फाइनल आंसर तक पहुंच जाए, उसके लिए ये बात आप यहाँ से समझ गए होंगे। बच्चों यही क्वेश्चन था जो जेई 2019 में पूछा गया था। ठीक है, 2019 में जो 2020 में क्वेश्चन आए थे मैं उनको एक साथ पूरे सेट के वाइज करवा दूंगा। ठीक है, तो उसका आप टेंशन मत लेना। अभी आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है उन पे ध्यान दीजिए। अब देखिए ये 2019 का है और जेई एडवांस का क्वेश्चन है। मोर देन वन करेक्ट था। अब मोर देन वन करेक्ट था तो सीधी सी बात है इसके अंदर इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ज्यादा आपसे वो पूछ रहे होंगे। ठीक है, मोर देन वन करेक्ट। तो मोर देन वन करेक्ट की बात करें तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है, तो हमारे पास में बैग फर्स्ट है। ठीक है, तो बैग फर्स्ट के अंदर क्या इंफॉर्मेशन देखिए, तो बैग फर्स्ट में आपके पास में 5 रेड एंड 5 ग्रीन बॉल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 रेड एंड 5 ग्रीन। अच्छा इस बैग की क्या इंफॉर्मेशन है, देखिए इस सेकंड बैग के अंदर क्या है 3 रेड एंड 5 ग्रीन है। तो मैं यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन बस थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इससे क्या हो मुझे आगे डेटा ढूंढने में दिक्कत नहीं आए। और बैग 3 में क्या है 5 रेड एंड 3 ग्रीन है, तो 5 रेड एंड 3 ग्रीन बॉल है। ठीक है, ये हम लिखे। अच्छा अब आगे कह रहे हैं कि B1 B2 एंड B3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/10 3/10 एंड 4/10। ठीक है, तो ये हमको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 ये 3/10 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 ये क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन ये आईआईटी का है, मोर देन वन करेक्ट है। बस आपको यहाँ पे जो बेसिक आइडिया दे रखा है उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इतनी बात पकड़ ली है। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, ऑप्शन पढ़ोगे तब पता लगेगा कि क्या एक्चुअली वो रिक्वायर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज से मुझे पता लग रहा है ए बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। बैग सेलेक्ट कर रहे हैं रैंडमली और एक रैंडम बॉल निकाल रहे हैं। तो बैग का नाम नहीं दे रखा है, इंफॉर्मेशन में ऑप्शन में कहीं दे रखा है प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड बैग इज B3 एंड चूजन बॉल इज ग्रीन। तो पहला ऑप्शन तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब पहला क्वेश्चन तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखो ऑप्शन ए के अंदर क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटरसेक्शन ग्रीन। ठीक है, ये पूछा है भाई B3 एंड का मतलब इंटरसेक्शन। अच्छा इसके अंदर जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटू ग्रीन और B3 लिखेंगे। ठीक है भाई, ये तो लिखोगे ना इसकी जगह पे, ये आपको सीधी सीधी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से पता लग जाएगा। तो आप बताओ मुझे B3 में की प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट होने की कितनी है, तो ये आपकी 4/10 है। अच्छा B3 में से ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ग्रीन इसमें कितनी है 3 है, टोटल 8 है। हाँ तो 3/8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 3/8। इसको आप सॉल्व करोगे तो 2, तो 3/20 आ जाएगी। और यहाँ पे कितनी है 3/10 है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा।
ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? ये ए ऑप्शन का कैलकुलेशन समझ में आ गया। हमने केवल टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम अप्लाई कर दी, आंसर हमारा आ गया। अच्छा, बी सी एंड डी ऑप्शन देखता हूँ। तो इसमें प्रोबेबिलिटी सोजन बॉल इज ग्रीन गिवन दैट सेलेक्टेड बैग इज B3। ठीक है, अब गिवन की बात है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लगेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टेड बैग B3 गिवन दैट बॉल इज ग्रीन। बस ये जस्ट एक दूसरे के रिवर्स इक्वेशन, एक में बैग की बात कर रहे हैं, एक में बॉल की बात कर रहे हैं। और प्रोबेबिलिटी दैट सोजन बॉल इज ग्रीन, अच्छा ये वाले इसमें ग्रीन की बात हो रही है। तो बताओ इस पार्ट को देख के आपको समझ में आ रहा है कि इसके अंदर टोटल प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी की बात है? इसमें बैग का नाम नहीं दे रखा, बस इतना बोला है ग्रीन की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन पूछ रहे हैं। अब टोटल की बात करें तो मैं हमेशा आपको ट्री डायग्राम पे फोकस करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, 3 बैग है। ठीक है, तो ऐसे बैग फर्स्ट, ये बैग सेकेंड और यहाँ पे बैग थर्ड है। ठीक है, अब बैग फर्स्ट है, एक काम करते हैं इसको नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे लेके जाता हूँ। तो मेरे पास में ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये मैं पकड़ लेता हूँ। 5 है, 3 5 है, 5 3 है। ठीक है, इसको तो देखिए ये मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखता हूँ क्योंकि वहां जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है। तो इसके अंदर 5 रेड एंड 5 ग्रीन था। सेकंड वाले में क्या था, देखो बैक देखिए 3 रेड और 5 ग्रीन था, तो 3 रेड एंड 5 ग्रीन। और तीसरे वाले बैग के अंदर क्या था, तो ये आपका 5 रेड और 3 ग्रीन था। ये मेरा बैग 1, बैग 2 और बैग 3। अच्छा, इनकी खुद की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 3/10 थी बैग सेलेक्ट होने की। ठीक है, इसकी 3/10 थी और इसकी 4/10 थी। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि इसमें जो टोटल प्रोबेबिलिटी का समेशन होता है वो 1 आता है। तो 3/10, 3/10 और 4/10 ऐड करोगे तो 1 आ रहा है, यानी ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है। और बेस थ्योरम के अंदर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट का होना जरूरी है। चलिए अपन हमारे मेन ट्री डायग्राम पे आते हैं। तो ये माने बैग फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, क्या सेलेक्ट कर लिया, बैग फर्स्ट। अब यहाँ से बैग सेकंड सेलेक्ट कर लेते हैं और ये मान लेते हैं बैग थर्ड सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे ये बैग फर्स्ट है, बैग फर्स्ट की कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे वापस से इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ और यहाँ से मैं ग्रीन बॉल निकाल रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ से बैग सेकंड की बात हो रही है जिसके अंदर 3 रेड एंड 5 ग्रीन है और इसमें से एक ग्रीन निकालेंगे। और तीसरा केस देखेंगे तो तीसरे केस के अंदर क्या है, 5 रेड है और 3 ग्रीन है और उसमें से भी एक ग्रीन बॉल निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए इस पाथ के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो यहाँ पे 3/10 है, ये 3/10 और इधर कितनी है, 4/10। अच्छा, इस पाथ या बीच वाले पाथ के सेलेक्ट से ग्रीन निकालने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो 5/10 है। यहाँ से ग्रीन की बात करेंगे तो कितनी है, 5/8 है। और यहाँ से बात करेंगे तो कितनी है ग्रीन की, 3/8 है। ठीक, अब बताओ फाइनली मुझे यहाँ तक पहुंचना है, तो इस यहाँ तक तभी पहुंच पाऊंगा जब पूरा पाथ सेलेक्ट होगा। तो पूरे पाथ की बात करेंगे 3/10 इंटू 5/10 हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो 3/10 इंटू 5/8 हो गया। और यहाँ पे देखेंगे तो 4/10, यहाँ पे कितना है भाई आपका, देखोगे तो 4/10। तो पाथ सेलेक्ट होने का और उस पाथ में ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/8 है। तो बताओ मुझे यहाँ से टोटल रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, टोटल ग्रीन की प्रोबेबिलिटी। आपको डी ऑप्शन में देखोगे तो टोटल ग्रीन पूछा है, तो टोटल ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इन तीनों पाथ की प्रोबेबिलिटी को मुझे ऐड करना पड़ेगा, तीनों पाथ की प्रोबेबिलिटी को ऐड करना पड़ेगा। तो 3/10 और 5/10 प्लस 3/10 और 5/8, 4/10 और 3/8। ये देखोगे तो ये आपके पास में कितना है, 80, यहाँ पे 100 है और इधर 80 है। तो सबका एलसीएम लेंगे तो कितना ले लेता हूँ मैं, 400 ले लेता हूँ। तो 400 का ये 4 और ये 15 है, तो 4 50 60 हो गया। ये 80 तो 10 और ये 15 तो 150 हो जाएगा। और अगले वाले में देखेंगे तो ये भी कितनी बार आएगा, 5 बार। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलती कर दी, इसको एलसीएम लेंगे तो 80 तो 5 जाएगा, अब 15 5 75 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो 12 और 12 5 60 हो जाएगा। अब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 60 120 120 और ये 70, तो 195 अपॉन
और 0। अच्छा, इसको काटेंगे। जब मैं काटूंगा तो ये मुझे दिख रहा है 5 से कट रहा है, तो ये 80 आ जाएगा, और इधर से 5 से काटेंगे तो 3 और ये 9, कितना आएगा 39/80 आ रहा है। अब देखो ऑप्शन में क्या है, 39/18 है, तो ये आपका ये ऑप्शन तो सही हो गया। ये पहले से हम गलत कह चुके हैं। अब आपको यहाँ से बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन को पढ़ना है, उसमें क्या पूछ रहे हैं। तो बी ऑप्शन बच्चों पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी दैट सुजन बॉल इज ग्रीन गिवन दैट सेलेक्टेड बॉल बैग इज B3। तो इसको मैं बात करूं तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सुजन बॉल इज ग्रीन और गिवन B3 है, यानी ये आपसे जी प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन B3 पूछ रहे हैं। तो बी ऑप्शन में क्या पूछ रहे हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन B3 पूछ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे हमारी लैंग्वेज में, तो बच्चों हमारी लैंग्वेज में इसको लिखना है तो ऐसे लिखेंगे जी इंटरसेक्शन B3 और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन बनाओ तो क्या बनेगी, तो इसकी डेफिनेशन बनाएंगे तो पहले बैग की बात हो रही होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन गिवन B3 और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ B3, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो ले देखिए हमारे पास में G गिवन B3 बचेगा। अच्छा बताओ G गिवन B3 कहाँ है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये इसी को तो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ G गिवन B3, यही पार्ट है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ G गिवन। अच्छा, ये क्या है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ G गिवन B2 है, ठीक है। और ये वाला पार्ट देखना चाहेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन गिवन बैग फर्स्ट है। तो यहाँ से तीसरे वाले पार्ट में कितना आंसर आपको दिख रहा है, केवल एक अकेला पार्ट देखेंगे तो 3/8 है, कितना है 3/8। तो बी ऑप्शन का आंसर आना चाहिए 3/8, तो आपको 3/8 दिख रहा है, तो ये भी सही है। अब आप सी ऑप्शन पे आ जाएगा। सी ऑप्शन में क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड बैग इज B3 गिवन दैट बॉल इज ग्रीन। तो प्रोबेबिलिटी दैट गिवन सेलेक्टेड बैग इज B3 गिवन ग्रीन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 गिवन जी पूछ रहे हैं। तो सी ऑप्शन के अंदर आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन गिवन B3 ये पूछा जा रहा है, राइट। अच्छा, कि उल्टा पूछ रहे हैं, देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग B3 गिवन जी, ठीक, उल्टा मैंने लिख दिया है, ये तो ऊपर ही पूछा था, ये जस्ट उल्टा है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं आपको B3 गिवन जी। अच्छा, इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, तो B3 इंटरसेक्शन जी अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। अब देखो इसको अपन प्रॉपरली लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन गिवन B3 और डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। अच्छा, डिवाइड वाला पार्ट तो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, इस पार्ट में कितना है 39/80, ये इधर से कवर कर लिया ऊपर। अब B3 की प्रोबेबिलिटी यानी B3 ये पाथ सेलेक्ट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/10 है, और उसमें ग्रीन निकले उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/8 है, तो ये 3/8 यहाँ पे लिख दिया। ये तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 12/39 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12/39। देखिए यहाँ पे आपको केवल ट्री डायग्राम से सारी चीजें मिल रही है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या समझाया था, जस्ट रुके, तो अभी हमारा पार्ट ये आंसर आया 12/39 आ रहा है, और इसमें कितना दे रखा है 5/13 दे रखा है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन के थ्रू आपको अब तक जितनी बात समझाई है वो रिवीजन करने का मौका मिला होगा कि एग्जैक्टली हमारे पास में जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप से बन के आते हैं। मैं फिर कहूंगा, मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं या मेरे सामने जब भी कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेस थ्योरम या प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के, तो मैं उन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, लाइक जब आपके सामने सॉल्व किया ट्री डायग्राम बना के, ठीक है। ये मेरा सॉल्विंग करने का मेथड काफी मुझे कन्वीनियंट लगा, इसमें बच्चे कंफ्यूज भी नहीं होते और आसानी से क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये IIT 2010 में आया था और ये भी वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉब्लम था। अब ऐसे क्वेश्चन को अगर आप फॉर्मूले की मदद से करने बैठोगे तो बहुत ही ये लेंदी और आपको परेशान करने वाले क्वेश्चन लगेंगे, बट एक बार अगर आपने फॉर्मूले से हटके बेसिक डायग्राम पे जाने का सोचा और सॉल्व कर लिया तो फिर आपको कैसे भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल हम ट्री डायग्राम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आप बिल्कुल आंसर निकाल लोगे, ये मेरा यहाँ से आपको वादा है। एक सिग्नल है, ठीक है, जैसे रेलवे सिग्नल होता है, ए सिग्नल विच इज ग्रीन और रेड विथ प्रोबेबिलिटी
4/5 एंड 1/5, यानी एक सिग्नल है जो ग्रीन हो सकता है या रेड हो सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 एंड 1/5 है, ठीक है। तो हो सकता है, ठीक है। इज रिसीव्ड बाई ए, स्टेशन ए, अब वो सिग्नल को कोई स्टेशन ए रिसीव करता है, ठीक है। यानी यहाँ पे सिग्नल है और इस सिग्नल को ए स्टेशन रिसीव करता है, फिर देन इज ट्रांसमिटेड टू स्टेशन बी, और उसको बी स्टेशन पे ट्रांसमिट कर दिया जाता है। अब इस स्टेशन रिसीविंग सिग्नल करेक्टली इज 3/4, यानी हर स्टेशन कोई सिग्नल को रिसीव करे करेक्टली, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है। अच्छा, करेक्टली की 3/4 है, तो इनकरेक्ट सिग्नल रिसीव करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। भाई सही से सही सिग्नल वो रिसीव कर जाए वो 3/4 है, तो गलत सिग्नल रिसीव करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/4 हो जाएगी, ठीक है। एंड इफ द सिग्नल रिसीव्ड एट स्टेशन बी इज ग्रीन, अब हमें बी स्टेशन पे यहाँ पे सिग्नल मिल चुका है, यहाँ पे सिग्नल मिल चुका है कि वो ग्रीन है, तो क्या प्रोबेबिलिटी के ओरिजिनल ग्रीन था? तो ओरिजिनल यहाँ पे भी ग्रीन था, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। हमको ग्रीन मिला है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ओरिजिनली वो क्या था? ग्रीन था, ऐसा पूछ रहे हैं। तो अब आपको पता है कि ओरिजिनली मतलब हमें फाइनली तो मिल चुका है, ओरिजिनल की बात हो रही है। तो कितने लोग मानते हैं कि इसके अंदर भी बेस थ्योरम लगेगी? कितने लोग मानते हैं कि फाइनली आपको मिल चुका है, आप पहले वाले की बात कर रहे हो, तो इसके अंदर भी बेस थ्योरम लगानी है। पर मैं कहूँगा बेस थ्योरम लगेगी, उससे पहले तो आपको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगानी पड़ेगी, सही बात है। तो मैं डायग्राम बना लूँगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ऐसा है कि एक सिग्नल है, अच्छे से समझना, ये क्वेश्चन काफी लॉजिकल है अगर आप समझ जाते हो। एक सिग्नल है, अब इस सिग्नल के दो पॉसिबिलिटी है, वो ग्रीन हो सकता है, ठीक है, और वो क्या हो सकता है? रेड हो सकता है, ठीक है, ये रेड हो सकता है, ये दो पॉसिबिलिटी है। अब ये यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे रेड है, ठीक है, इसी जगह पे, यहाँ पे ये सॉरी इस जगह पे ये ग्रीन है और इसी जगह पे वो रेड है। अब उसको ट्रांसमिट किया जा रहा है और वो कहाँ पहुंच रहा है? ए स्टेशन पे पहुंच रहा है। तो अब ये ट्रांसमिट करके यहाँ से इस जगह से भी वो ए स्टेशन पे पहुंच रहा है। अब आगे फिर ये ट्रांसमिट हो रहा है और कहाँ पहुंच रहा है? बी स्टेशन पे पहुंच रहा है, और यहाँ से स्टेशन वो बी स्टेशन पे पहुंच रहा है। तो जिस तरह से ये आगे जा रहा है, तो ये ऐसे पहुंच रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? वो सही से पहुंच रहा है, ठीक है, ट्रांसमिटेड। और यहाँ से भी ये क्या पहुंच गया है? ग्रीन हो गया, और फिर ये सीधा पहुंच रहे, यहाँ पे भी वो ग्रीन हो रहा है, इस जगह पे ये रेड है और फिर यहाँ पहुंच गया तो ये रेड है, समझ गए। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सीधा सीधा ग्रीन का ग्रीन ही पहुंच जाए, इसमें दो पॉसिबिलिटी दिख रही है हमें कि वो करेक्टली भी ट्रांसमिट कर सकता है और वो इनकरेक्टली भी ट्रांसमिट कर सकता है। अब ये यहाँ से सिग्नल है और ये बोला है रिसीव्ड, भाई रिसीव भी हो रहा है हर स्टेशन पे। तो ये जो सिग्नल था ग्रीन वाला यहाँ से निकल रहा था और यहाँ से सीधा सीधा ग्रीन पहुंच गया, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये यहाँ से ऐसे रॉन्ग ट्रांसमिट हुआ, या इसने ए स्टेशन पे रॉन्ग रिसीव हो गया हो। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि था तो वो ग्रीन लेकिन यहाँ पे रेड दिख गया, तो उसको बोलेंगे इनकरेक्टली रिसीव्ड। क्या बोलेंगे? इनकरेक्टली रिसीव्ड। अब देखो हमको फाइनली स्टेशन बी पे सिग्नल रिसीव करना है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यहाँ से ग्रीन था, ग्रीन का सीधा सीधा ग्रीन, मतलब ओरिजिनली सिग्नल था और सिग्नल का जो कलर था उसको स्टेशन ए ने रिसीव कर लिया, ग्रीन का ग्रीन, तो हम बोलेंगे ग्रीन सिग्नल था, उसको स्टेशन ए ने रिसीव कर दिया यहाँ पे डायरेक्टली। अब स्टेशन ए पे जो सिग्नल मिला है उसको स्टेशन बी रिसीव करेगा, ए स्टेशन ट्रांसमिट करेगा, उसको बी रिसीव करेगा। तो ए पे ग्रीन था और सीधा सीधा ग्रीन बी पे पहुंच गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो ओरिजिनल ग्रीन था वो रॉन्ग ट्रांसमिट हो गया या रॉन्ग रिसीव हो गया स्टेशन ए पे, और फिर यहाँ से वो वापिस से रॉन्ग हो गया और इधर पहुंच गया। सोचो जरा, सोच के देखो भाई, आपका ओरिजिनल जो सिग्नल था वो रॉन्ग रिसीव हो गया ए पे, और ए का जो सिग्नल था उससे जो ट्रांसमिट हो गया, तो वो दो पॉसिबिलिटी, या तो सीधा सीधा पहुंच जाए या रॉन्ग हो जाए, तो इस साइड में। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये इस साइड में सीधा जाने की बजाय यहाँ पे रॉन्ग रिसीव हो जाए, क्या हो जाए? रॉन्ग रिसीव हो जाए, और फिर यहाँ से वो यहाँ पहुंच जाए, या ऐसा भी हो सकता है। ये मैंने जो डायग्राम पॉसिबल बनाया वो समझ में आ रहा है आपको? ये पॉसिबल डायग्राम समझ में आ रहा है? अब देखिए इस जगह पे आपको पता है कि ग्रीन मुझे रिसीव हो चुका है, ये आपको पता है कि इसके में ग्रीन रिसीव हो चुका है, तो आप सोच के देखो ग्रीन कितने तरीके से आपको मिल सकता है।
आप सोच के देखो ग्रीन कितने तरीके से मिल सकता है। तो ग्रीन आपको ऐसे मिल सकता है, मैं यहाँ पे कलर वाइज दिखा रहा हूँ कि यहाँ से सीधा सीधा ये चले और यहाँ पे एक ग्रीन मिल जाए। मैं कह रहा हूँ कि ग्रीन ओरिजिनली था, रिसीवर ए ने भी ग्रीन रिसीव किया और स्टेशन बी ने भी ग्रीन रिसीव कर दिया, तो ग्रीन सीधा सीधा निकल के ग्रीन पे पहुंच गए। यह ऐसा हो सकता है, इस रास्ते से चलिए, ये वाले रास्ते से, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। आप इस रास्ते चलिए कि ओरिजिनली ग्रीन था, लेकिन स्टेशन ए ने रॉन्ग रिसीव कर दिया और ये फिर रॉन्ग ट्रांसमिट करके स्टेशन बी पे पहुंचा दें। तो ओरिजिनली तो ग्रीन था, लेकिन स्टेशन ए ने उसको ए रेड रिसीव किया और फिर स्टेशन ए से रॉन्ग ट्रांसमिट हुआ और स्टेशन बी ने उसको ग्रीन रिसीव कर दिया। ये लाइन समझ में आ रही? ग्रीन रेड ग्रीन। तो फाइनली आपको एंड में ग्रीन चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से इस टाइप चले, हाँ ऐसे नहीं, यहाँ से चले, अगर ये यहाँ से चले और ऐसे पहुंच जाए, तो भी फाइनली आपका रास्ता एंड कहाँ पे हो रहा है? ग्रीन पे हो रहा है। फाइनली एंड कहाँ हो रहा है? ग्रीन पे हो रहा है। तो उसको कैसे लिखेंगे? ओरिजिनली रेड था, फिर स्टेशन ए पे ग्रीन रिसीव हुआ और स्टेशन ए ने भी ग्रीन आगे ट्रांसमिट कर दिया, यानी स्टेशन बी पे ग्रीन आ गया। एक ये भी हो सकता है, ये वाला देखिए, हो सकता है यानी रेड था, रेड आगे ट्रांसमिट हो गया और फिर ग्रीन हो गया। ये चार पॉसिबिलिटी समझ में आ रही नहीं? बताओ, ये चार पॉसिबिलिटी अगर आपको समझ में आ रही है तो आप इस डायग्राम से अच्छे से देख पा रहे हो। अगर आप बिना डायग्राम से बना के लिखते हो तो भी आपके दिमाग में ये चार केस बनने चाहिए थे कि ग्रीन था, आगे ग्रीन पहुंच गया, फिर आगे ग्रीन पहुंच गया। ठीक है, अब हमको पता है कि इतने तरीके से ये इतने पॉसिबल तरीके हो सकते हैं जिससे क्या मिले, आपको एंड पे ग्रीन मिल जाए। एंड पे क्या मिल जाए? ग्रीन मिल जाए। देखो अब क्या पूछ रहे हैं कि बी पे ग्रीन मिल चुका है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ओरिजिनल सिग्नल क्या था? ग्रीन था। ओरिजिनल सिग्नल क्या था? ग्रीन था। तो आपके पास में ये तो पॉसिबल है, ये तो क्या हो गया? पॉसिबल हो गए। और उसमें फेवरेबल कौन से हैं? अच्छा, फेवरेबल कौन से बता दो। अगर आप ये देखोगे तो फेवरेबल कौन से हैं? तो फेवरेबल वो है जिसमें एंड पे ग्रीन चाहिए और स्टार्टिंग में ग्रीन चाहिए। तो जी जी जी, एक तो ये वाला है, एक ये वाला फेवरेबल है और एक इसके नीचे वाला है जिसमें ओरिजिनल और एंड पे ग्रीन है या नहीं? तो ये आपके फेवरेबल हो गए। अब मैं कहूंगा कि इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी लिखोगे? एक बार इसको नीचे लिख लेते हैं ताकि ये कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं करें। अच्छा, फेवरेबल, तो फेवरेबल आपके कौन से हो जाएंगे? ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ग्रीन रेड ग्रीन। चलिए इसकी प्रोबेबिलिटी अब बता दो। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी होगी। तो मैं कहूंगा ओरिजिनली ग्रीन था, ओरिजिनली ग्रीन था, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी? ओरिजिनली ग्रीन था, इसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 और ओरिजिनली रेड था, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5। अब ये सीधा सीधा ट्रांसमिट हो रहा है, तो इस पाथ की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सही से ट्रांसमिट हो रहा है यानी 3/4 है, और इस रास्ते की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। जब भी ये बीच में आ रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। ये रॉन्ग ट्रांसमिट हो रहा है, फिर यहाँ से भी रॉन्ग ट्रांसमिट हो रहा है तो ये 1/4। ये देखो रेड का रेड ही ट्रांसमिट हो रहा है यानी सही ट्रांसमिट हुआ होगा, तो सही ट्रांसमिट होने की प्रोबेबिलिटी 3/4। और ये इस साइड में भी सही जा रहा है तो इसकी भी 3/4। अब बताओ, यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस रास्ते की प्रोबेबिलिटी कितनी है? इधर भी 3/4 है और इसकी भी कितनी? 3/4 है, 1/4 सॉरी, क्योंकि ये रॉन्ग जा रहा है। फिर यहाँ से ये फिर रॉन्ग जा रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? यानी जो स्ट्रेट जा रहे हैं उसकी तो प्रोबेबिलिटी 3/4 है और जो वर्टिकली जा रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ठीक है, अब हमको क्या समझना है कि ओरिजिनली ग्रीन था, ओरिजिनली क्या था? सिग्नल ग्रीन था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4। अब ग्रीन का ग्रीन आगे गया है यानी करेक्टली ट्रांसफर किया है, ये सॉरी यहाँ पे कितना था? 4/5 था। अब ग्रीन का ग्रीन हुआ नहीं, सही जा रहा है और फिर आगे भी ग्रीन है तो ये 3/4। ये वाला समझ में आ गया? ये 4/5 के बाद में 3/4 क्यों लिखें कि सही का सही जा रहा है। अच्छा, ग्रीन 4/5, अब ग्रीन का रेड हुआ है यानी वो गलत भेजा होगा तो गलत का 1/4। फिर रेड का ग्रीन हो गया तो फिर गलत भेजा होगा। नीचे देखो, रेड की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1/5। अब रेड से ग्रीन हो गया है, रेड से ग्रीन हो गया है। अब रेड से ग्रीन तभी होगा जब इसने रॉन्ग रिसीव किया होगा तो 1/4। फिर ग्रीन का ग्रीन जा रहा है यानी सही जा रहा है 3/4। नीचे भी आ जाओ,
रेड की प्रोबेबिलिटी 1/5। अब रेड का रेड यानी सही है, और रेड से ग्रीन यानी रॉन्ग है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो रहा है, 12 और 36, 36 और ये 20 और ये 160। यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो रहा है, ये 4/160। यहाँ पे देखेंगे तो 3/160, और इसको देखेंगे तो 3/160। तो टोटल ग्रीन की कितनी आ जाएगी, टोटल ग्रीन कितना आ जाएगा, ये जब टोटल लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 34 40 46 46/160। ये टोटल ग्रीन है। अच्छा, ये वाला ग्रीन कौन सा, फेवरेबल वाला ग्रीन कितना होगा, तो पहले और दूसरे केस की बात कर रहे हैं, तो पहले और दूसरे के, पहले केस में 36/160 है, और दूसरे में 4/160 है, तो ये कितना आ जाएगा, 40/160। अब हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए। प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, ग्रीन मिला है और ओरिजिनल ग्रीन है, ग्रीन मिला और ओरिजिनल ग्रीन है। तो ग्रीन मिला है और ओरिजिनल ग्रीन है, तो फेवरेबल हमारे पास में यही होंगे, ये दो, 40/160 अगर बेस थ्योरम जानते हैं। और टोटल ग्रीन, टोटल ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, ओरिजिनल ग्रीन, टोटल ग्रीन, ठीक है ना। टोटल ग्रीन की बात करेंगे तो ये कितनी, 46/160 है, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से 20/23 आ जाएगा। कितना आएगा, 20/23। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही था। मैं फिर कहूंगा, इस क्वेश्चन में केवल डायग्राम का खेल था। यदि आप डायग्राम को अच्छे से देख पा रहे हो तो फिर इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं बचता है, सिंपली आपको इसकी वैल्यू को इसके साथ में अरेंज करना आना चाहिए। टोटल हमारे पास में ग्रीन कितने तरीके से हो सकते हैं, उनको डिवाइड में लिख दिए, और ओरिजिनल ग्रीन और एंड पे ग्रीन है वो हमारे फेवरेबल हो गए। तो ओरिजिनल और एंड पे ग्रीन ये दो पॉसिबल थे, और टोटल ग्रीन वाले यहाँ पे देख लिया हमने, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन आपको जेई, एक मेन क्वेश्चन तो आया था जेई एडवांस 2000 आई थिंक 14 में आया था, ठीक है। और ऐसे पिछले साल जेई मेंस में भी क्वेश्चन देखने को मिला था। यानी जनरली होता क्या है, जेई एडवांस के जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है, उसी पैटर्न पे जेई मेंस वाले क्वेश्चन बनाने की ट्राई करते हैं। तो ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है ऐसे क्वेश्चन का, जो जेई मेंस वाले बना के पूछते रहते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन है, उसको मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक कंप्यूटर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है जिसके अंदर दो प्लांट है, T1 एंड T2, जिसमें 20% और दूसरे में 80% कंप्यूटर प्रोड्यूस होते हैं टोटल के, ठीक है। तो मैं यहाँ से अगर बात करूँ कि T1 प्लांट की बात करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 20/100 यानी 1/5 है। और T2 प्लांट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितनी है, यहाँ पे देखेंगे तो 80% होते हैं, तो 80/100 यानी ये 4/5 आ जाएगा। दोनों की प्रोबेबिलिटी का समेशन बना रहा है, ये बात आप ध्यान रखना, हमेशा ही होगा ऐसा। अब इसमें होता है क्या है कि जितने टोटल कंप्यूटर बनते हैं उसमें से 7% डिफेक्टिव है, ठीक है। जितने कंप्यूटर बनते हैं उसमें से 7% डिफेक्टिव है। अब इतनी बात सोच के बताओ, ये जो 7% डिफेक्टिव है वो किसी एक प्लांट ने तो बनाए नहीं होंगे, दोनों प्लांट ने मिलकर बनाए होंगे डिफेक्टिव। तो हमको पता है कि टोटल 7% डिफेक्टिव कंप्यूटर बने, तो वो पहले वाले प्लांट और दूसरे वाले प्लांट के कंबाइंड 7% है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, इट इज नोन, ये भी हम जानते हैं कि कंप्यूटर टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव गिवन दैट, कंप्यूटर टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव गिवन दैट प्रोड्यूस इन T1। एंड इसे पूरी लाइन का मतलब क्या है पता है, ये जो रेड लाइन लिखी है इस लाइन का मतलब है कंप्यूटर डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव को मैं डी से लिखता हूँ, ठीक है। तो डिफेक्टिव टर्न गिवन T1, इस लाइन का मतलब है कंप्यूटर टर्न आउट डिफेक्टिव गिवन दैट प्रोड्यूस इन T1 is equal to 10 time probability of computer turnout defective given that produced in plant T2, यानी डिफेक्टिव और T2 में है, ये उसका 10 टाइम है, ठीक है। इतनी बात आपको यहाँ से पता लग गई। अब क्या कर रहे हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी की बात, ये कोई इवेंट की प्रोबेबिलिटी है जिसमें कंप्यूटर रैंडमली सेलेक्ट हुआ है और वो डिफेक्टिव नहीं है, यानी हमें पूरी ऊपर की बात इन्फॉर्मेशन दे रखी है डिफेक्टिव के नाम की, और वो कह रहे हैं कि हमने कोई कंप्यूटर रैंडमली सेलेक्ट किया है और वो हमारे हाथ में आता है और डिफेक्टिव नहीं है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको प्लांट T2 ने बनाया है। किसने बनाया, प्लांट T2 ने बनाया है। अच्छा, ये लास्ट लाइन वाली बात को अगर देखोगे तो इसमें हमको ये पता है कि हमारे पास में कंप्यूटर डिफेक्टिव नहीं है, डी डैश का मतलब डिफेक्टिव नहीं है।
यहाँ पे डी को मैं बोल रहा हूँ कि डिफेक्टिव, ठीक है, डिफेक्टिव, और डी डैश क्या बोल रहे हैं, नॉन डिफेक्टिव। तो कंप्यूटर तो हमारे हाथ में आ चुका है, कंप्यूटर हमारे हाथ में आ चुका है और वो डिफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो कंप्यूटर हाथ में आ चुका है, वो डिफेक्टिव नहीं है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो किसने बनाया था, प्रोड्यूस इन प्लांट T2। तो इसमें पूछ रहे हैं प्लांट T2 में प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, और गिवन दैट वो डिफेक्टिव नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप मेरी बात को अगर अच्छे से याद रखे हो तो बताओ मैंने बेस थ्योरम की क्या हिंट दे दी कि उसके अंदर हमको कहीं के स्टार्टिंग की तरफ इशारा किया होता है क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें भी तो ऐसा ही हो रहा है कि आपको अल्टीमेटली घुमा के प्लांट T2 पे आ रहे हैं। हमको कंप्यूटर मिल चुका है, वो नॉन डिफेक्टिव है, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो उसको प्लांट T2 ने ही बनाया था। तो ये बेस थ्योरम की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है, बेस थ्योरम की। अब हमारे पास में जो क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन में ऊपर की बात करेंगे तो वो डिफेक्टिव की बात हो रही है, और नीचे आपको नॉन डिफेक्टिव के बारे में बोला गया है। लेकिन एक काम की बात यहाँ से पकड़ोगे तो ये 7% टोटल डिफेक्टिव है। ये 7% क्या है, टोटल डिफेक्टिव है, ठीक है। और टोटल की बात जब मैं सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का फॉर्मूला आता है। तो यहाँ पे इस पेज पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैं नेक्स्ट पेज पे कन्वर्ट कर रहा हूँ, ले जा रहा हूँ। तो देखिए हमारे पास में दो प्लांट है T1 और T2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोनों की प्रोबेबिलिटी लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 ये कितनी थी, 1/5 थी, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 ये थी आपके पास में 4/5, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, डिफेक्टिव या मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये कितना है, 7% है। 7% का मतलब 7/100। अब आप बताओ मुझे, आपके पास में जो प्लांट है, ठीक है, ये T1 प्लांट है और ये T2 प्लांट है, ठीक है। तो इसमें से तो डिफेक्टिव आ सकता है, इसमें डिफेक्टिव आ सकता है, और ये वाला प्लांट है तो इसमें से भी डिफेक्टिव आ सकता है कि नहीं आ सकता, बताओ। इतनी बात समझ पा रहे हो। तो टोटल हमें डिफेक्टिव अगर पता करना है तो कैसे पता करेंगे, तो टोटल डिफेक्टिव के बारे में पता करना है तो इस साइड से, इस पाथ से भी हमको डिफेक्टिव मिल सकता है, यानी T1 प्लांट के थ्रू भी डिफेक्टिव मिल सकता है और T2 प्लांट के थ्रू भी डिफेक्टिव मिल सकता है। तो मैं अपनी तरफ से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव लिखूंगा तो मैं कहूंगा प्लांट T1 का सिलेक्शन हुआ होगा और फिर इसमें से डिफेक्टिव मिल गया होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन T1 में बनाया है। और प्लांट सेकंड सेलेक्ट किया होगा और उसने भी डिफेक्टिव बनाया होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ D2 ऐसा आप लिख सकते हो। अच्छा, हमको और क्या गिवन है, गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये वाला गिवन थी, देखो इन्फॉर्मेशन के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन T1 इज इक्वल टू 10 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन T2। तो यहाँ पे मैं ये लिख लेता हूँ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव T1 इज इक्वल टू 10 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन T2, ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखना कि ये टोटल कितना दे रखा है आपको, ये 7% दे रखा है, तो 7/100 प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 कितना है, फर्स्ट प्लांट के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। और इसी जगह पे आप देखोगे तो कितना है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन T1 ये 10 टाइम है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन T2। तो मैं यहाँ पे ये 10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन T2 लिख लेता हूँ, प्लस दूसरे वाले की बात कितनी, 4/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव T2। अब देखिए यहाँ पे आप जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको इसके अंदर से राइट हैंड साइड से क्या मिलेगा, तो राइट हैंड साइड से मुझे मिल जाएगा डिफेक्टिव सेकंड के बारे में इंफॉर्मेशन, डिफेक्टिव सेकंड प्लान की इंफॉर्मेशन से कितना होगा ये, देखिए इसको काटना मत, ठीक है। तो 10/5 हो रहा है और इधर से 4/5, तो 14/5 और इधर से 7/100, ये यहाँ से कट जाएगा 20 टाइम और ये यहाँ से कट जाएगा 2 टाइम। तो अल्टीमेटली मेरे पास में डिफेक्टिव गिवन T2 कितना आ गया, 1/40 आ गया, डिफेक्टिव गिवन T2। अच्छा, डिफेक्टिव गिवन T2 आ गया 1/40। इस इंफॉर्मेशन की यहाँ से आपको अब आगे हमें जरूरत किसकी पड़ने वाली है। अच्छा, तो ये वाला बताओ डिफेक्टिव T1 कितना हो जाएगा,
डिफेक्टिव T1 कितना हो जाएगा, तो वो उसका 10 टाइम है, तो कितना हो जाएगा 10/40 हो जाएगा। इसको काटेंगे नहीं क्योंकि कैलकुलेशन में आपको हेल्प करेगा, आगे जाके एलसीएम आसान करवा देगा, ठीक है। अच्छा बताओ, ये डिफेक्टिव और गिवन T2 है, तो यहाँ से आप ये बात कहने की स्थिति में है क्या, नॉन डिफेक्टिव, डी डैश का मतलब नॉन डिफेक्टिव गिवन T2 कितना आएगा, तो आप 39/40 कहने की स्थिति में हो या नहीं। और ऐसे ही नॉन डिफेक्टिव गिवन T1 की बात करेंगे तो ये 30/40 आएगा। कितने लोग इस बात पे सहमत हैं? अगर डिफेक्टिव गिवन T2 पता है तो उसमें नई डिफेक्टिव होने का कितना होगा, तो टोटल तो 1 होता है, कुछ भी डिफेक्टिव अगर 1/40 कर रहा है, नॉन डिफेक्टिव कितना होगा 39/40, और उसमें नॉन डिफेक्टिव कितना हो जाएगा 30/40 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ तक देखो, इस क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, अगर ये पार्ट समझ लिया हो तो अब मैं, और क्वेश्चन में मुझे पूछा क्या है, तो क्वेश्चन वाले ने मेरे से पूछा है कि आपने आउटकम निकाला है और वो T2 के थ्रू निकला है, निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, आपको पता है कि डिफेक्ट नॉन डिफेक्टिव आया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो T1 T2 प्लांट पे बना है। देखो इसमें ये लास्ट लाइन की, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि T2 गिवन नॉन डिफेक्टिव, तो ये वाली बात आपको फाइंड आउट करनी है। तो पहले इसकी कंडीशन बनाओ, कैसे बनेगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इंटरसेक्शन D डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका D डैश आ जाएगा, क्या जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ D डैश आ जाएगा। अब मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D डैश T2 और डिवाइड में टोटल आएगा। तो टोटल कैसे लिखेंगे, जिस तरह से मैंने D लिखा है ना, ठीक उसी तरीके से D डैश लिखने में आएगा। तो कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ T1, तो आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ D डैश गिवन T1 प्लस सेकेंड प्लांट और उसमें डिफेक्टिव नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। बस आपको इतनी कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए T2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/5 है, और उसमें डिफेक्टिव नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 39/40। फिर ऐसे ही T1 में ये 1/5 है, और उसमें डिफेक्टिव नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 30/40 है। कितनी है, 30/40 प्लस ये 4/5 और 39/40, ये नीचे वाले पार्ट तो कट जाएंगे, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो गया आपका, चलिए जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 2 टाइम और भी कट जाएगा, ये 15 हो गया और इधर से 2। अब ऊपर की कैलकुलेशन करोगे तो 78 आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाला पार्ट कितना आ जाएगा, ये 78 और 15 तो 93 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 93। तो फाइनली हमारा आंसर आ चुका है 78/93, जो आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिखेगा, तो ये सी ऑप्शन सही है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या था, हमको डिफेक्टिव के बारे में गिवन था, टोटल डिफेक्टिव, ठीक है। तो टोटल 7% डिफेक्टिव था, इसलिए अंदर से हमने क्या निकाल दिया, यहाँ से हमने पर्टिकुलर प्लांट में डिफेक्टिव की क्या क्या प्रोबेबिलिटी वो निकाल दी, यानी डिफेक्टिव T2 में से 1/40 आ गया और डिफेक्टिव T1 में से बना हुआ 10/40। अब उनके कॉरस्पॉन्डिंग नॉन डिफेक्टिव निकाल दिया, क्योंकि फाइनली आपको नॉन डिफेक्टिव के बारे में पूछा गया था। अगर आप बच्चों यहाँ तक पहुंच जाते हो, ठीक है, यहाँ तक पहुंच जाते हो, तो फिर आप इसे कंडीशन को लिखिए क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन से। जब मैं इसको लिखता हूँ तो आपको ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से इसका फॉर्मूला लिखने में आ जाएगा। अब फॉर्मूला लिखने के बाद में आपको उनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे नीचे वाला पार्ट टोटल प्रोबेबिलिटी से लिखा जाएगा। किससे लिखा जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी से लिखा जाएगा। अब टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हैं, ये बात आपने इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस से इतना समझ में आ गया होगा कि हमको टोटल की बात करते हैं तो दो पाथ हैं, तो दोनों पाथ की पॉसिबल प्रोबेबिलिटी को सम करके लिखना होता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हमने वो सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपके से एडवांस में पूछे गए थे, और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, स्पेशली जिसमें ये वाला क्वेश्चन जो आपने जस्ट अभी सॉल्व किया, तो ये आपको काफी कुछ बेस थ्योरम के रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाएगा, ठीक है। और उससे पहले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, जिसके अंदर हमें पाथ या फ्लो डायग्राम से क्लियरिटी मिली थी, ठीक है।
और उससे पहले जो क्वेश्चन था ये वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉब्लम थी जेईई एडवांस की, जिसके अंदर आपको एक साथ मल्टीपल कॉन्सेप्ट पूछे थे। बच्चों अब तक मैंने जो डिस्कस किया है उसमें आपको बेस थ्योरम तक पहुंचा दिया है। अब आगे हम देखेंगे तो उसके अंदर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड आपकी बाइनोमियल, जिसको आप बर्नौली भी पढ़ते हैं, बाइनोमियल भी पढ़ते हैं, ये दो कॉन्सेप्ट रह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बर्नौली या बाइनोमियल थ्योरम के रिलेटेड प्रोबेबिलिटी। तो उसको हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे, तो कंटिन्यूसली आप देखते जाइए। प्रोबेबिलिटी इजी है बट उसके लिए आपको सीक्वेंस में पढ़ना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू।